कोई इंसान आपके साथ जो भी व्यवहार कर रहा है, वो किस भावना से कर रहा है, किस रीज़न से कर रहा है, उस पर गौर करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम इतनी गहराई से नहीं सोचते हैं। हम सिर्फ़ ऊपर का एक सीन देखते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसे बोला, इस व्यक्ति ने ऐसे किया, ऊपर-ऊपर से एक पिक्चर को देखते हैं। लेकिन व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे उसकी भावना क्या है? क्या रीज़न है? कौन-सी मानसिक या भावनात्मक या आर्थिक किस स्थिति से वो गुज़र रहा है, उसको नज़र में रख के हमें उस व्यक्ति के बारे में अगर आप कोई राय बनाते हैं तो बनानी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऊपर-ऊपर से देखकर कोई राय निर्मित करते हैं तो वो बहुत ही गलत होती है। लेकिन जब आप अंदर तक देखते हैं ना, उसके बाद जब आप कोई राय निर्मित करते हैं ना, तो 99% इस चीज़ का चांस है कि आप कुछ गलत थिंकिंग पैटर्न आपका बनेगा ही नहीं। आप किसी गलत भावना से उस व्यक्ति को देखेंगे ही नहीं। 99% ख़ास तौर पे अगर घरेलू रिश्तों की बात हो, परिवार में अगर संबंध खराब हो, दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में ऐसा कुछ हो, तब तो ख़ास तौर पर आपको पीछे ज़रूर झाँकना चाहिए। ऐसा करने से 2 फ़ायदे होंगे। 1, आपके अंदर अपनी फैमिली को लेकर कड़वाहट नहीं घुलेगी और दूसरा, जब आप अपनों के लिए कड़वाहट घोल लेते हैं, तो किसी का तो छोड़ दीजिए, वो तो छोड़िए, आपको खुद को कितना दुःख होता है, आप ये देखिए। अगर आपके अंदर ये भाव हो कि मेरी मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती या मेरे पापा मेरे को छोड़ के चले जाएँगे या वो मेरे फैमिली मेरा भला नहीं चाहती, अगर इस तरह का आपका थिंकिंग पैटर्न है, तो वो क्या चाहते हैं उसे छोड़ दीजिए। आपको कितना दुःख होगा आप ये देखिए। क्योंकि इंसान एक इमोशनल प्राणी है, उसे प्रेम चाहिए, चाहिए। परिवार से, दोस्तों से, समाज से, जहाँ से प्रेम मिलता है उसे चाहिए। और जब ऐसा थिंकिंग पैटर्न आपका अपनी ही फैमिली के लिए बन जाता है, अपनों के लिए ही बन जाता है, तो जीवन से प्यार गायब हो जाता है, विश्वास गायब हो जाता है। और प्यार और विश्वास का गायब होना, वो भी अपनों के साथ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्यार और विश्वास ये नींव है, सुखद जीवन की नींव है। जब ऐसा होता है तो वो नींव हिल जाती है और उस नींव के हिलने से किसी का नहीं पता, दुःख आपको ही होता है क्योंकि विश्वास और प्रेम आपने खोया है। जो चीज़ आपने खोई है, दुःख भी तो आपको होगा ना। आज मैं आप सभी के साथ ममता जी की कहानी शेयर करने जा रही हूँ और ममता जी की स्टोरी से आप ये समझेंगे कि किसी के लिए जो भी आप जजमेंट ऐसे कुछ बना लेते हैं, कुछ एक नज़रिया उस व्यक्ति के प्रति आप अपना डेवलप कर लेते हैं किसी के प्रति, तो सोच समझ के कुछ ऐसा कीजिए। ममता जी, जो कि आज एक 25 वर्षीय लड़की हैं, ममता जी कहती हैं कि परिवार में इतना भी कुछ नहीं है, एक सामान्य परिवार है। सामान्य माता-पिता की तरह माता-पिता प्रेम भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं, जीवन में आज़ादी भी है, कोई रोक-टोक भी नहीं है। जो कुछ मेरे भाइयों को मिला है, वो मुझे मिला है। यानी परिवार ने हर तरह से मुझे सपोर्ट किया है, प्रेम दिया है। लेकिन मेरे अंदर एक मतलब सब कुछ सामान्य है, अच्छा है, फिर भी एक डर है। जब उन्होंने 12th क्लियर करी, उसके बाद उन्हें अब्रॉड जाने का मौका मिला कि वो स्टडी के लिए आगे जा सके। लेकिन उन्होंने स्वयं ही, वो चाहती ही नहीं थी कि उन्हें ये मौका मिले। उन्होंने स्वयं ही उस अपॉर्च्युनिटी को लात मार दी। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर जाने में डर रही थी। जबकि उनका लॉजिकल माइंड ये उनसे कह रहा था कि एक बार चले जाओ, दूरी है, सेटल हो जाओ, उसके बाद हम फिर करीब होंगे और ये ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। लेकिन ममता जैसे अपने लॉजिकल माइंड की सुनना ही नहीं चाहती थी। तो जिस अपॉर्चुनिटी के लिए लोग तरसते हैं, उन्हें मिली, उन्होंने उसे लात मार दी। उसके बाद फिर एक बात हुई कि उन्हें हॉस्टल में जाके स्टडी करनी पड़ सकती है। वो गई हैं हॉस्टल, मन मार के गई हैं। वो कहती है मैं हॉस्टल में थी, तो बस ऐसे ही मन बेचैन रहता था कि
घर जाने को कब मिलेगा, घर जाने को कब मिलेगा। बाकी सब लड़कियां तो सामान्य थी, थोड़े दिन तो सबको उदासी थी कि हम परिवार से दूर है, लेकिन वो उदासी थोड़े दिन की थी। उसके बाद एक सामान्य जो लाइफ होती है उसमें सब बच्चियां आ गई थी, लेकिन बस एक मैं ही थी जो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। चलिए, ये एक उदाहरण है। ऐसे ममता जी की लाइफ में बहुत सारे पड़ाव आए जिसमें उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र किया कि किस तरीके से परिवार से दूर हो जाना, या परिवार का प्यार मुझे नहीं मिलेगा, या मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाऊँगी। इस तरह के भावों ने मुझे बहुत दर्द दिया। अब ज़्यादा डिटेल में मैं इस केस को शेयर नहीं करूँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इन शॉर्ट में उनकी प्रॉब्लम ये थी। अब हम आते हैं कि ममता जी के अंदर ये जो भाव था, ये कहाँ से था? इसकी नींव क्या थी? इसकी जड़ क्या थी? यहाँ पे एक चीज़ मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि देखिए, किसी गलत विचार की नींव तो चाहे इस बर्थ में पड़े, चाहे पिछले बर्थ में पड़े, या अभी पड़े, वर्तमान में पड़े, वो हमेशा ही गलत है। किसी नेगेटिव फीलिंग की नींव चाहे जहाँ भी हो, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो कोई नेगेटिव विचार होता है, नेगेटिव फीलिंग होती है ना, ये सांप के बच्चे की तरह है। सांप के बच्चे का फन जितनी जल्दी कुचल सकते हैं उतनी जल्दी कुचल दीजिए। बच्चा ही है ना, तभी कुचल दीजिए, उसे बड़ा होने ही मत दीजिए। और इसके लिए आपको किसी पीएलआर की, थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी ज़िंदगी को ना आँखें खोल के समझने की ज़रूरत है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ममता जी का जब सेशन हुआ तो जो चीज़ निकल के आई वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ममता जी ने अपने आप को एक बिखरे बालों वाली 15-16 साल की बहुत सुंदर, लेकिन जैसे एक झल्ली सी लड़की होती है ना, जिसको दीन दुनिया की खबर नहीं, बस अपने में खोई हुई है, बोल भी नहीं सकती, ए करके बोलती है, इस तरह की एक लड़की के रूप में देखा। यानी वो पूरी तरह से मानसिक रूप से विकसित नहीं थी। उन्होंने देखा कि एक अंधेरा सा कमरा है, कमरे में एक बड़ा सा भारी सा लोहे का बहुत भारी सा पलंग है, और उस पलंग के पाए से रस्सियों से वो बंधी हुई हैं। वो छटपटा रही हैं, चीख रही हैं कि उनके हाथ पैर खोले जाएं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो घर में अकेली हैं, सारा घर सुनसान है, शायद उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। ये जो ममता जी का बर्थ था, ये 1947 पाकिस्तान का समय है। ये वो समय है जब हिंदुस्तान अपना बंटवारा झेल रहा था। उन्होंने देखा कि वो पाकिस्तान में 1947 में एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली की बेटी है, और वो अपने परिवार की 5वीं संतान है। यानी उनके पहले 2 भाई और 2 बहनें और हैं, वो अपने घर में सबसे छोटी संतान है। वो 15-16 साल की हैं, और अफरा तफरी का माहौल है। परिवार में जैसे डर और घबराहट छाई हुई है। थोड़ी देर में वो देखती हैं कि एक लड़का भागता हुआ आया है, और उन्होंने आकर बदहवासी में उनकी फैमिली को ये न्यूज़ दी है कि उनके भाई का कत्ल हो गया है। ये सुनकर उनके परिवार में दुख का, डर का, दर्द का माहौल है। ये 1947 का वक्त है, जब पाकिस्तान में हिंदू फैमिलीज पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आने के लिए मजबूर थी। और उसी स्थिति में ममता जी को उनकी फैमिली के द्वारा, इसलिए नहीं कि वो ऐसा कुछ करना चाहते थे, बल्कि मजबूरी में, क्योंकि ममता जी मानसिक रूप से इतनी विक्षिप्त थी उस
स्वस्थ नहीं थी कि उन्हें साथ लेके जाना संभव ही नहीं था। ऐसी अवस्था में उनके परिवार ने मजबूरी में उनका सारी फैमिली, उनका सारा परिवार पाकिस्तान से पलायन कर गया। लेकिन उस सुनसान, खाली, बड़े से घर में उनके माता-पिता ने उन्हें एक बड़े से लोहे के पलंग के पाए के साथ बांधकर छोड़ दिया। मैं अकेली रह जाऊंगी, कुछ छूट जाएगा, मेरे माता-पिता छूट जाएंगे, मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। ये सारे जो भाव थे वो यहीं से पनपे थे, क्योंकि उस बर्थ में 1947 में ममता जी का वो जो एक बर्थ था जिसमें उन्हें उनके परिवार के द्वारा अकेला छोड़ दिया गया था, उस समय उनकी मानसिक स्थिति इतनी नहीं थी कि वो इस चीज को समझ सके। वो सिर्फ ये समझ पा रही थी कि परिवार ने मुझे छोड़ दिया। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि कैसे, किस परिस्थिति में छोड़ दिया। आगे उन्होंने देखा कि वो कमरे में पाए से बंधी हुई हैं। उनकी मां की आंखों में आंसू हैं। उनके पिता चाहते हैं कि वो तलवार से अपनी बेटी का गला काट दे, यानी ममता जी का, लेकिन उनके हाथ कांप रहे हैं, उनमें ताकत नहीं है। उनकी मां चाहती है कि वो अपनी हाथों से अपनी बेटी को जहर दे दे, लेकिन उनके आंसू बह रहे हैं, उनमें ताकत नहीं है। आप उस मंजर की कल्पना कीजिए जब हर तरफ त्राहिमाम हो, आपके अगले पल का पता ना हो, न जिंदगी, न पैसा, न घर, सब छूट रहा हो। ऐसी अवस्था में वो माता पिता जो इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि वो अपनी पागल बेटी को लेके भी नहीं जा सकते, क्योंकि उस समय पर जब पार्टीशन हुआ है तब जो ट्रेनें भी जाती थी वो भी इतनी फूल जाती थी कि उनमें भी सबके लिए स्थान नहीं होता था। सारे हिंदू लोग भी नहीं आ सके पाकिस्तान से हिंदुस्तान में। ऐसी अवस्था में उनके माता पिता मजबूर थे उनको छोड़ के जाने के लिए। उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने हाथों से अपनी बेटी का गला काट सकते, इसलिए वो उन्हें उस पाए के साथ बांधकर चले गए। इससे बाद का दृश्य उन्होंने नहीं देखा। शायद उनका चेतन मन उस किस्से को दोहराना नहीं चाहता था, क्योंकि जो जड़ थी वो क्लियर हो चुकी थी। उन्हें समझ आ चुका था कि ये चीज कहाँ से शुरू हुई है। और जब उन्हें निर्देश दिए गए कि वो अपने इस डर को, इस दर्द को, इस भावना को यहीं छोड़ें, इस क्लैरिटी के साथ कि मेरे माता पिता ने जो कुछ किया वो मजबूर थे, उनके प्यार में कमी नहीं थी, वो हालात थे। आज के वक्त में उन हालातों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ममता जी इससे आगे कुछ नहीं देख पाई। अब उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन हम समझ सकते हैं कि यकीनन उसके बाद जब जो मुस्लिम वर्ग है उनके द्वारा उनकी हत्या की गई होगी या ऐसा ही कुछ हादसा उनके साथ हुआ होगा, क्योंकि इससे आगे का उन्होंने नहीं देखा तो हम नहीं जानते, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैसेज निकल के आ रहा है ना इस PLR से, हम सबके लिए जो हमने सीखना है वो बिल्कुल स्पष्ट है। ममता जी के लिए भी स्पष्ट है कि परिस्थितियों के पीछे देखिए। और ये बात तो मैंने कितनी बार कही है कि थोड़ी बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, कहीं अगर आप गलती से, मतलब इस चीज में अगर आपने महारत हासिल कर ली ना, आप पिक्चर के पीछे देखना अगर आपने शुरू कर दिया ना, जो घटना, जो लोग जो बोलते हुए दिख रहे हैं उसके पीछे देखना शुरू कर दिया ना, यकीन मानिए आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सोल्व हो जाएंगी। यकीन करके देखिए इस बात का, खासतौर पे वो जो रिश्तों से जुड़ी है,
क्योंकि हमारे माँ-बाप, भाई-बहन, बेटा-बेटी, कई बार ये लोग हालात से मजबूर होते हैं। ये नहीं कि ये लोग हमसे प्यार नहीं करते। कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, आर्थिक, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक, कुछ भी हो सकता है, जो आप नहीं जानते। तो इस केस से हमने ये सीखना है कि अब जो हमारे जीवन में घटे, थोड़ा उसको पीछे देखना शुरू करें। इससे पहले कि किसी अपने के लिए कोई गलत राय डेवलप कर ले। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। कोई इंसान आपके साथ जो भी व्यवहार कर रहा है, वो किस भावना से कर